हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन की बुकलेट का लिंक और क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 43 ये आप देखिए, इसमें ये कहा गया है कि 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर्स इन द रेशो 1:2। तो फॉर 2 nuclei A1 ratio A2 is equal to 1:2, ये given है। What is the ratio of their nuclear densities? Ratio of their nuclear densities, यानी ρ1 रेशो ρ2, ये आपको निकालना है। हमारे पास जो भी न्यूक्लियस है, जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है, इसकी रेडियस है r, ये इसकी रेडियस है। आप जानते हैं जो रेडियस होती है r = होती है r0 × a⁻⁴ ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये इसकी रेडियस होती है। अब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं। कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं आप जानते हैं कि ये अगर ये ZXA अगर इसका न्यूक्लियस है तो इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होते हैं कितने होते हैं A, और एक जो न्यूक्लियॉन है इसका मास कितना होता है m। तो इसका जो मास होगा टोटल न्यूक्लियस का मास वो कितना होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस ये हो जाएगा मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। तो आप लिखोगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तो ρ = मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये हो जाएगा। जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा ये होगा m मल्टीप्लाइड बाई A, ये हम निकाल चुके हैं। और जो इसका वॉल्यूम होगा ये होगा 4/3 पाई r³। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो लिखी हुई है यहाँ से r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे, पहले इसको 3 को ऊपर ले जाइए, तो ρ = हो जाएगा 3 × m × a अपॉन 4 पाई r³। अब आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ r, पुटिंग वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 1। तो जो आपको मिलेगा वो होगा ρ = 3ma अपॉन 4 पाई, जहाँ लिखा है r³ इसका क्यूब कर दीजिए तो हो जाएगा r0³ मल्टीप्लाइड बाई a/3, a⁻⁴ का इसका क्यूब, तो a निकल के आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो न्यूक्लियर डेंसिटी ρ निकल के आती है वो आती है 3m अपॉन 4 पाई r0³। तो आप देखिए कि जितने भी न्यूक्लियाई आपके पास होंगे उसमें जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे m, उसका मास एक सा होगा। 4 पाई एक कांस्टेंट और r0 भी एक कांस्टेंट है 1.2 फर्मी। तो इसलिए जितने भी न्यूक्लियाई आपके पास हैं उसकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन A। इसलिए जितने भी आपके पास न्यूक्लियाई हैं उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी। तो आप लिखेंगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर A। and same for
all nuclei. So रो 1 इज इक्वल टू रो 2, या अगर रेशो की बात आप लोग करोगे तो रो 1 रेशो रो 2 इज इक्वल टू 1 रेशो 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44। 44 क्वेश्चन लिखा है कि अज्यूमिंग द न्यूक्लियाई टू बी स्फेरिकल इन शेप, हाउ डज द सरफेस एरिया ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A1 कंपेयर विद दैट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A2। आपके पास दो न्यूक्लियस हैं, एक का मास नंबर A1 है, एक का मास नंबर A2 है, तो उनकी जो रेडियस होंगी वो R1 और R2 होंगी। तो आप लिखेंगे कि फॉर टू न्यूक्लियाई ऑफ mass numbers A1 and A2, let their radii be R1 and R2 respectively. And surface area be S1 and S2 respectively। तो आपके पास जो रेडियस होती है किसी भी न्यूक्लियस की, उसका फॉर्मूला होता है कि वी नो दैट द रेडियस of a nucleus R is equal to R0 a raised to power 1/3। अगर हम लोग न्यूक्लियस को स्फेरिकल एज्यूम करते हैं तो फिर इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे। किसी भी स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है कितना, 4πr²। तो आप लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस S इज इक्वल टू 4πr²। यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ R, पुटिंग वैल्यू ऑफ R फ्रॉम 1 वी गेट, क्या हो जाएगा कि S इज इक्वल टू 4π, ये होगा R0 a रेज़ टू पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू 4π R0 स्क्वायर a रेज़ टू पावर 2/3, ये होगा सरफेस एरिया। तो अब आपके पास जो दो सरफेस एरिया हैं S1 और S2, जिनके लिए मास नंबर्स हैं A1 और A2, तो आप लिखेंगे सो वी हैव कि S1 इज इक्वल टू 4π R0 स्क्वायर A1 रेज़ टू पावर 2/3 एंड S2 इज इक्वल टू 4π R0 स्क्वायर A2 रेज़ टू पावर 2/3। इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग तो जाएगा S1 अपॉन S2, 4π से 4π कैंसिल, R0 स्क्वायर से कैंसिल, तो A1 अपॉन A2 रेज़ टू पावर 2/3। ये आप कह सकते हो यहाँ से कि S1 रेशो S2 इज इक्वल टू A1 रेज़ टू पावर 2/3 रेशो A2 रेज़ टू पावर 2/3। ये आपका आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम इन एनर्जी स्टेट Ni इज इक्वल टू 4 टू Nf इज इक्वल टू 3 to 1, आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल सीरीज टू विच द एमिशन लाइन्स बिलोंग।
तो 56 क्वेश्चन नंबर में आप लिखेंगे कि इन हाइड्रोजन एटम, आपके पास ये मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ शो कर रहा हूँ, ये मैंने शो किया। आप देखिए कि यहाँ है, ये है n इज़िकल टू 1, ये है n इज़िकल टू 2, ये है n इज़िकल टू 3 और ये है n इज़िकल टू 4। जो ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ है वो 4 से स्टार्ट हुआ है, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, ये 3 लाइन आपको मिल रही हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी सीरीज़ की मेंबर हैं ये। तो आप ये मानिए कि यहाँ पर ये λ1 वेवलेंथ, ये λ2 वेवलेंथ और ये λ3 वेवलेंथ। तो ट्रांजिशन चाहे तो यहाँ से यहाँ हो या यहाँ से यहाँ हो, जो सीरीज़ होती है वो सेम रहती है। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिशन में जो ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पर जो लोअर एनर्जी स्टेट होती है वो देखी जाती है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 4 से 3 में 3 नंबर पर देखेंगे, और 3 नंबर कौन सी ली जाती है, लाइमन, बामर, पाशन। तो ये पाशन सीरीज़ है, उसका फर्स्ट मेंबर है। यहाँ पर जब 4 से 2 में हो रहा है तो लोअर नंबर है 2, नंबर 2 पर आती है लाइमन, फिर बामर। तो बामर का मेंबर है, बामर सीरीज़ को बिलोंग करता है। और उसका सेकंड मेंबर, बिकॉज अगर 3 से 2 पर होता तो फर्स्ट मेंबर, और 4 से 2 पर हो रहा है तो सेकंड मेंबर। और जब ट्रांजिशन हो रहा है 4 to 1, तो आप जानते हैं 1 देखेंगे और 1 नंबर पर आता है लाइमन सीरीज़। और यहाँ से यहाँ होता 2 से 1 पर तो फर्स्ट मेंबर, अगर होता 3 से 1 पर सेकंड मेंबर, 4 से 1 पर तो थर्ड मेंबर। तो ये आप इतना सकते हैं कि ये पाशन, ये बामर, ये लाइमन, ठीक है। तो आप लिखेंगे इस बात को कि फॉर λ1, जो लाइन 1 आपको नज़र आ रही है, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, NF इज़िकल टू 4, सॉरी NI इज़िकल टू 4 टू NF इज़िकल टू 3। तो ये 3 पर देखेंगे कौन सी सीरीज़ हो गई, पाशन सीरीज़, पाशन सीरीज़। ये आपके मन की बात है कि अगर आप समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई फर्स्ट मेंबर, तो आप लिख दें कि ये फर्स्ट मेंबर है। फिर फॉर λ2, इसमें आप देखेंगे जब आप बात करेंगे λ2 की, तो आप देखो λ2 यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, तो Ni इज़िकल टू 4 टू NF इज़िकल टू 2, Ni इज़िकल टू 4 और NF इज़िकल टू 2 के बीच में, और नंबर 2 पर कौन सी सीरीज़ आती है, बामर सीरीज़। तो ये है बामर सीरीज़। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ये सेकंड मेंबर है उसका, सेकंड मेंबर। आप जानते हैं सेकंड मेंबर कौन सा होता है, H बीटा लाइन होती है। और फिर हम बात करेंगे λ3 की, तो फॉर λ3 जो ट्रांजिशन हो रहा है Ni इज़िकल टू 4 से NF इज़िकल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो नंबर 1 पर जो आती है वो होती है लाइमन सीरीज़। ये होती है लाइमन सीरीज़। और लाइमन सीरीज़ कौन सा मेंबर, 1 2 3, थर्ड मेंबर है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना अगर नहीं लिखना चाहें तो ना भी लिखें। ये है इसका थर्ड मेंबर। ओके, क्वेश्चन 58 देखिए, लिखा है ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, राइट 2 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स विच यू कैन ड्रॉ रिगार्डिंग नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो आप देखें कि अगर हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं 58 क्वेश्चन नंबर में, तो हम यहाँ पर 2 प्लॉट ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करते हैं।
ये 0 और ये सेपरेशन स्मॉल r। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि एक न्यूक्लियन यहाँ पर और दूसरा न्यूक्लियन इसके पास आ रहा है, एक न्यूक्लियन यहाँ पर है, दूसरा इसके पास आ रहा है। तो आप ये देखोगे कि ये यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ न्यूक्लियर फोर्स F, और यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से मैं शो कर बताऊँ आप लोगों को। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, और शॉर्ट रेंज फोर्स जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जब दो न्यूक्लियन बहुत ही पास होते हैं, केवल तभी उनके बीच न्यूक्लियर फोर्सेस काम करना शुरू करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर मैं जो डिस्टेंस ली हुई है इसको मैं अगर फर्मी में बताऊं कि ये जो डिस्टेंस है ये है फर्मी में, ये है फर्मी में, फर्मी। तो आप देखोगे कि अगर जो ये सेपरेशन है, ये इसको मैं R0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है 1 फर्मी का, ये है 1 फर्मी। ओके, फिर ये है 2 फर्मी, ये है सपोज 3 फर्मी, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर एक न्यूक्लियन यहाँ पर है और दूसरा न्यूक्लियन उसके पास आ रहा है, तो जब बहुत दूर है तो बिल्कुल ज़ीरो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे जब पास आएगा न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाएगा, कैसा, अट्रैक्शन का, ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था कि फिर रिपल्शन कंपोनेंट होता है, ये मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था, आप लोगों को ध्यान होगा कि अगर ये कंपोनेंट नहीं होगा तो ये दोनों जो न्यूक्लियन हैं वो इसके पास आएगा और इसमें आपस में घुस जाएंगे दूसरे में और कोलैप्स कर देंगे दूसरे को। तो इसलिए एक रिपल्शन कंपोनेंट भी होता है। तो आप देखो कि जो पॉजिटिव फोर्स है और ये नेगेटिव फोर्स है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये एक्चुअली रिपल्शन का फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब दो न्यूक्लियन बहुत पास आ जाते हैं 3 फर्मी से कम डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियर फोर्स है बढ़ता जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। लेकिन जब ये और पास आते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स कम होना शुरू होता है और एक 1 फर्मी से कम डिस्टेंस पर आने पर फिर ये रिपल्शन हो जाया करता है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे में समा जाएं और एक दूसरे को कोलैप्स कर दें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखो यहाँ से कि जब तक डिस्टेंस कम होती जाती है और न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है वो रहता है अट्रैक्शन का, तब तक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है नेगेटिव में ये। और जब कोई फोर्स नहीं होता, तब तक ये फोर्स देखो आप नेगेटिव में था, अट्रैक्शन था, तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नेगेटिव में। और उसके बाद जब ये न्यूक्लियर फोर्स जो होगा रिपल्शन का होगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगी इस तरह से। और ये जो होगी ये होगी टोटल एनर्जी, ये होती है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है डॉटेड वाली, ये है टोटल एनर्जी ई। तो आप देखो कि अगर एक न्यूक्लियन ये है तो दूसरा न्यूक्लियन O डैश इससे ज़्यादा करीब नहीं आ पाएगा फिर वो,
और फिर वो वापस अपने रास्ते पे चला जाएगा, यहाँ पर जा सकता है अगर चाहे तो। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हुआ करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100, ये 200 और यहाँ नेगेटिव में होगी, जो भी होगी मान लो कि -150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस टाइप से होगी। अब ये तो हमारे ग्राफ के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब फिर ये पूछ रहे हैं कि 2 कंक्लूजन बताने हैं जो आप ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो जो कंक्लूज़न है आप बताएंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस, पहला कंक्लूज़न ये है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है। आप देखिए बहुत ही कम डिस्टेंस तभी तोड़ना शुरू हो रहे हैं। आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस जब बहुत ही कम डिस्टेंस होती है केवल तभी लगना शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स इज़ ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियर फोर्स इज़ ऑफ अट्रैक्शन when R is greater than 1 Fermi and of repulsion when R is less than 1 Fermi। यानी नॉर्मली अट्रैक्शन का होता है, लेकिन एक कंपोनेंट रिपल्शन का भी होता है। अगर ये रिपल्शन कंपोनेंट नहीं होगा तो वो एक दूसरे को कोलैप्स कर देंगे, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन 59 देखिए, लिखा है ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ए लाइज बिटवीन 20 to 40। हाउ डू यू एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द रेंज A lies between 30 to 170 using the property that nuclear force is a short range force। ठीक है, तो एक ग्राफ प्लॉट करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर A के बीच में। ठीक है, तो देखिए, तो ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर कैपिटल A। और अब हम लोग को ये बताना है कि देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि 30 से 70 के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी, ये 30 A की वैल्यू और ये 70, तो इसके बीच में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट नज़र आ रही है आप लोगों को। और ये इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन रहती है। तो इसका रीज़न ये है, देखिए कि यहाँ पर जो ऐसे न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ये ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्योंकि जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स, उनके बीच में एक शॉर्ट रेंज फोर्स लग रहा है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है। और क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता रहता है, कूलाम्बियन रिपल्सिव फोर्स लगता रहता है। तो जो ऐसे हमारे पास जिनकी ए की वैल्यू 30 से 70 के बीच में लाई करती है, ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं वहाँ पर प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला जो कूलाम्बियन रिपल्सिव फोर्स होता है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से काउंटर बैलेंस हो जाया करता है। और इसलिए इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे समझ सकते हैं। तो आप चाहे तो देखिए मैं आपको बता दूं क्या लिखना है। आप
नोट कर लें चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप लिखेंगे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दिस रेंज व्हेन ए लाइज बिटवीन 30 to 170 तक भी अगर आप देखेंगे, यहाँ तक, ये क्वेश्चन 170 की बात कर रहा है, तो 170 तक भी अगर आप देखेंगे, 170 यहाँ की बात भी आप कर लें, 170 की बात कर लें, तो भी आप देखो कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है। तो इसलिए ही होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द रेंज व्हेन ए लाइज बिटवीन 30 to 170 is maximum and the average binding energy per nucleon is 8.5 million electron volt per nucleon. So the higher value of binding energy per nucleon is due to stability of these nuclei. In this case, neutron to proton ratio is higher and nuclear force is a short range force and it is strongly attractive enough to overcome the Coulombian repulsive force acting between protons. तो ये इसकी वजह है। आप लिख लेंगे कि इस रेंज में जो प्रोटॉन्स के बीच का कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स होता है वो जो शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, उससे काउंटर बैलेंस हो जाया करता है, और इसलिए जो इस रेंज 30 से 170 की रेंज के वाले न्यूक्लियाई होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और इस वजह से उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, लिखा हुआ है ये लिखा है कि ए हैवी न्यूक्लियस एक्स ऑफ मास नंबर 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट is splitted into two fragments Y and Z of mass numbers 110 and 130. The binding energy of the nucleons in Y and Z is 8.5 million electron volt per nucleon. Calculate the energy released per fission in million electron volt. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये गिवन है आप लोगों को कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस है X ये, और 240 इसका मास नंबर है। ये दो फ्रैगमेंट्स Y और Z इसमें स्प्लिट हो जाया करता है, और उनके जो मास नंबर्स हैं वो 110 एंड 130 हैं। तो 110 इसका है और 130 इसका है। ओके, ये है द बाइंडिंग एनर्जी। इसकी जो दे रखी है हमारे पास X की, ये है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी गिवन है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और जो Y और Z हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी हैं 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और इसकी भी 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये है। ओके, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि पर फिज़न, यानी जो एक बार फिज़न होगा उसमें कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मान लीजिए कि जो एनर्जी है वो यहाँ से Q एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और इसकी वैल्यू आप लोगों को बताना है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इस तरह समझिए इस बात को, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी बाई चांस गिवन है कि अगर यहाँ से आप देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व अवेलेबल हमारे पास है कि एक हैवी न्यूक्लियस है, जब वो स्प्लिट होता है दो लाइटर फ्रैगमेंट्स में यहाँ पहुँचता है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड हो जाया करते हैं, और टाइटली बाउंड हो जाने का मतलब ये हुआ
कि वहाँ पर और मास डिफेक्ट हो जाता है, यानी मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाया करता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो जाया करती है, टाइटली बाउंड हो जाया करते हैं। ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में हम लोगों को वो कन्वर्ट होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर। तो अगर हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर जो डाटा गिवन है कि यहाँ पर 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने 240। अगर 240 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। 110 को इससे कर देंगे तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। 130 को इससे कर देंगे 1.5 से तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितनी भी एनर्जी आएगी रिलीज़ होती हुई वो हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो पर फिजन जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसकी वैल्यू आप लोग इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि एनर्जी रिलीज पर फिजन एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन ये है मान लीजिए क्यू। तो देखो 110 और इसकी इतनी है तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 110 न्यूक्लियॉन्स थे और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर कितनी है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर न्यूक्लियन। तो इससे ये न्यूक्लियन से न्यूक्लियन कैंसिल तो खाली मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। और प्लस देखो 130 इसमें से थे तो 130 को मल्टीप्लाई करोगे फिर से, इसकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ओके, तो न्यूक्लियन से न्यूक्लियन कैंसिल इतना हो जाएगा और माइनस फिर इधर लेके आओगे आप कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 240 और एक न्यूक्लियन यानी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है 7.6 तो 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन से न्यूक्लियन कैंसिल, तो यहाँ से 8.5 आपने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ हो गया 110 और प्लस 130 तो 240 इंटू 8.5 और माइनस ये 240 इंटू 7.6 इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। यहाँ से आप 240 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 8.5 माइनस 7.6 इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू इतना 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी पर फिज़न। एक फिज़न में इतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।